हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। और इस टॉपिक में हम लोगों ने जस्ट लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि SN1 और SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं, इनकी मैकेनिज़्म क्या है, क्या इनके लिए फैक्टर्स होते हैं जिस बात पर SN1 और SN2 रिएक्शंस डिपेंड करती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने SN2 को जस्ट लास्ट में कवर किया था। ये उसका लास्ट स्लाइड है जो मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया था। समरी है, समरी को एक बार आप दोबारा देख लें, उसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी SN1 रिएक्शन है जो कि यूनिमोलिकुलर है, 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। और सॉरी, ये हमारी थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। एक्चुअली ये SN2 रिएक्शन है, क्विक रिवीजन है ये, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए। जो SN2 रिएक्शन होती है ये यहाँ पर मैं यहाँ पर ये SN2 रिएक्शन है। मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दूँ। ये हमारी SN2 रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन है। और SN2 रिएक्शन जो है वो होती है बाई मॉलिकुलर। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, बाई मॉलिकुलर। ये बाई मॉलिकुलर हमारी रिएक्शन है। ये 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है बल्कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और इसको मेनली 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है और इसमें हमें इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। और इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ज़्यादा फ्रूटफुल रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्विक रिवीजन था SN2 रिएक्शन का जो मैंने आपको डिस्कस करी थी। अब हम लोगों को उसके आगे की तरफ बात करनी है और दो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने हैं। वो फैक्ट कुछ इस तरह हैं कि हमारे पास 2 तरह के, इवन 4 तरह के हेलो एल्केन्स और मिलेंगे। एक मिलेगा LL एल्किल हैलाइड, दूसरा आपको मिलेगा बेंजिल एल्किल हैलाइड, तीसरा मिलेगा विनाइल एल्किल हैलाइड और चौथा मिलेगा बेंजाइल टाइप का। तो एक एक करके हम इन चारों के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड्स। देखो, ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड्स है, ये बेंजाइलिक हैलाइड्स है और ये एलाइलिक हैलाइड्स है। आप सभी को हम बता दें कि बेंजाइलिक हो या एलाइलिक हो, ये SN1 रिएक्शन भी शो करते हैं और SN2 रिएक्शन भी शो करते हैं। दोनों तरह की रिएक्शन ये शो करते हैं, SN1 भी और SN2 भी। कौन कौन? एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब कैसे शो करते हैं? वही जो प्रोसीजर था। SN2 रिएक्शन में क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, पेंटावेलेंट। और SN1 रिएक्शन में क्या था? कार्बोकेटाइन बनता है। तो किस तरह से रिजल्ट मिलेगा, आप नॉर्मली कंडीशंस देख लीजिए। देखो, ये हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड है, हमने इसकी रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल से कराई। SN2 रिएक्शन इसमें होती है, Cl हट जाएगा, OCH3 आ जाएगा और यहाँ पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा यदि हमारा कार्बन जो है वो किरेल टाइप का होगा तब। फिलहाल ये SN2 रिएक्शन है जो कि किसके द्वारा दी जा रही है? बेंजाइलिक कार्बन द्वारा ये रिएक्शन हमारी शो हो रही है। ये हेलोजन हट रहा है और उसकी जगह पर OCH3 ग्रुप आ रहा है। SN2 टाइप की ये रिएक्शन है जो यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसके बाद देखो, अगर हम SN2 रिएक्शन एलाइलिक हैलाइड्स की दें, देखो ये एलाइलिक आपको पता है, डबल बॉन्ड से जस्ट लगे हुए कार्बन से अगर हेलोजन अटैच होता है तो इसको हम बोलते हैं LL एल्किल हैलाइड। क्लियर? अब हमने इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से कराई, अगर ये SN2 रिएक्शन देगा तो ये Br हटेगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा। ये भी SN2 रिएक्शन है, यहाँ पर भी यदि रिक्वायरमेंट हुई, किरल कार्बन हुआ, तो यहाँ पर भी इन्वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। बट फिलहाल हम केवल आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एलाइलिक एल्किल हैलाइड
और बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शंस को शो करते हैं। किस तरह से, वो इन रिएक्शंस में आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन की, तो SN1 रिएक्शन भी बेंजाइलिक और एलाइलिक एल्किल हैलाइड शो करते हैं। किस तरह से, वो आप देख सकते हो, ये हमारे पास बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड है। SN1 रिएक्शन में पहले Cl हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। आपको पता है ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है, मींस स्टेबल कार्बोकैटायन रहता है, और तब उस पर जाकर के हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों को मिल पा रहा है। इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। दिस हैपेंस इन 2 स्टेप्स रिएक्शंस विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और इसमें कार्बोकैटायन बनता है, तब जाकर के ये बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड जो है वो SN1 रिएक्शन को शो करते हैं। यहाँ ये चीज़ दिख रही होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो एलाइलिक एल्किल हैलाइड भी SN1 रिएक्शन को शो करते हैं, मगर इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें 2 प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। एक प्रोडक्ट मेजर होता है, दूसरा होता है माइनर। गलतियां हो जाती हैं, थोड़ा सा समझें आप गलती कैसे करते हो। देखो, ये हमारे पास एलाइलिक एल्किल हैलाइड है, हमने Br को हटाया, कार्बोकैटायन बनाया, और ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गया। तो ऐसा लगता है कि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है जिसमें रेजोनेंस की कंडीशंस डेवलप हो सकती है, और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है जिसमें रेजोनेंस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये कार्बोकैटायन से ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, और जब ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो इससे अगर H2O का अटैक कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, तो ये अल्कोहल बनेगा, और अगर इस वाले कार्बोकैटायन से न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो ये वाला अल्कोहल बनेगा। तो हमें ऐसा लगता है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इट शुड बी मेजर प्रोडक्ट एंड इट शुड बी माइनर प्रोडक्ट, मगर ये गलत आंसर है। यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का जब हम अटैक कराते हैं तो स्टेबल कार्बोकैटायन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कार्बोकैटायन लेस हिंडर्ड होना चाहिए, उस पर हिंड्रेंस सबसे कम होना चाहिए। तो H2O यहाँ अटैक ना करके बेहतर अटैक यहाँ पर करेगा, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस केवल 1 टाइम है और यहाँ पर हिंड्रेंस 1 टाइम एंड 2 टाइम है, दोनों तरफ हिंड्रेंस है। इसलिए H2O का अटैक यहाँ पर स्लो होगा और यहाँ पर अटैक क्या होगा, फास्टर अटैक होगा। और हम देखेंगे कि यहाँ पर अटैक होने के बाद हम लोगों को अल्कोहल ये जो मिलेगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। इस तरह से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं और यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो आपने क्या देखा कि चाहे बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड हो चाहे एलाइलिक एल्किल हैलाइड हो, दोनों ही SN1 और SN2 रिएक्शन शो करते हैं। अगर हमें कंडीशंस मिलती जाएगी SN1 रिएक्शन की तो SN1 रिएक्शन शो होगी, और अगर SN2 की कंडीशन मिलती जाएगी तो हमें SN2 रिएक्शन शो होती हुई दिखाई देगी। तो बच्चों, यहाँ पर आपने एलाइलिक और बेंजाइलिक को कवर कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन विनाइलिक एंड एरिल हैलाइड। बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले तो इंटरेस्टिंग बात को तो सीधा लर्न कर जाओ कि चाहे विनाइलिक एल्किल हैलाइड हो, या कहें तो विनाइलिक हैलाइड्स हो, या फिर एरिल हैलाइड्स हो, दोनों ही SN1 रिएक्शन भी शो नहीं करते हैं, SN2 रिएक्शन भी शो नहीं करते, शो ही नहीं करते। ना विनाइलिक शो करता है ना एरिल हैलाइड शो करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे 2 सेपरेट रीज़न हैं। अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन की, तो इसमें जो कार्बोकैटायन बनता है वो लेस स्टेबल होता है, या कहें तो हाईली अनस्टेबल होता है। चाहे विनाइल हैलाइड से हम कार्बोकैटायन बना के देख लें, या फिर हम एरिल हैलाइड से कार्बोकैटायन बना के देख लें, एक तो कार्बोकैटायन बनना मुश्किल होता है और जो बन भी जाता है तो वो अनस्टेबल होता है। इस वजह से ये SN1 रिएक्शन तो शो नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन है वो नंबर 1 ईजी नहीं होता है, आसानी से बनता नहीं है, और अगर बन भी जाता है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए SN1 रिएक्शन तो ये शो नहीं करती। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। तो SN2 रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इनमें पाई बॉन्ड या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षण लगता है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल फ्रीक्वेंटली अटैक नहीं कर पाता है, और इसीलिए ये
SN2 रिएक्शन को भी शो नहीं करते हैं। SN1 भी शो नहीं करते हैं, SN2 भी शो नहीं करते हैं। SN1 क्यों शो नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन नंबर 1 बनता नहीं है, और अगर बन भी जाता है तो हाईली अनस्टेबल होता है। SN2 रिएक्शन क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर अटैक नहीं कर पाता है, और SN2 रिएक्शन भी इसमें शो नहीं होती है। ये रिजल्ट है, आप सीधा याद करो और बाकी चीज़ें यहाँ देख लो, फटाफट समझ में आ जाएगा। लिखा है एलाइलिक एंड एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगोज SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब लिखा है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दे डू नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन। आपको हमने बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, या कहें तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होता है, और जब ये अटैक करता है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं ये इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल फ्रीक्वेंटली अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं शो होती है। एंड सेम थिंग यहाँ पर है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है तो यहाँ पर भी जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। लिखा है न्यूक्लियोफाइल इज रिपेल्ड बाई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई, SN2 रिएक्शन क्यों शो नहीं करता है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो न्यूक्लियोफाइल को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अगर हम बात करें ड्यू टू अनस्टेबल कार्बोकैटायन दे डू नॉट अंडरगोज SN1 रिएक्शन, और SN1 क्यों शो नहीं करते हैं? क्योंकि इनमें जो कार्बोकैटायन बनता है वो अनस्टेबल होता है। पहली चीज़ तो ये है कि ये देखो विनाइलिक हैलाइड है हमारे पास, विनाइल क्लोराइड है, इसमें देखो ये रेजोनेंस की कंडीशंस बन जाती है, और रेजोनेंस की कंडीशन बनने की वजह से ये देखो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना नंबर 1 डिफिकल्ट होता है, एक चीज़ तो ये है, और दूसरा अगर ब्रेक हो भी गया तो ये विनाइल कैटायन बनेगा, और विनाइल कैटायन में ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, और sp2 होने की वजह से इसमें जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होता है वो 33.3% के आसपास होता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के बाद अगर उस पर प्लस चार्ज आ जाए तो वो अनस्टेबिलिटी लेकर के आता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब तो वो स्टेबल होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पर ये अनस्टेबिलिटी लेकर के आएगा। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये जो विनाइलिक कैटायन बना हुआ है ये अनस्टेबल होता है। तो दो कारण हैं, एक तो विनाइलिक कैटायन बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, आसानी से होती नहीं है, तो एक तो बनता नहीं है। और अगर बन भी गया तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होता तो स्टेबिलिटी लाता, बट यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अनस्टेबल होगा, इसलिए ये फॉर्मेशन ही नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए ये कार्बोकैटायन न बनने की वजह से SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होती है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में आपको पता है कार्बोकैटायन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता ही है। ठीक है, तो लिखा है विनाइलिक कैटायन इज टू अनस्टेबल टू फॉर्म सिंस sp2 कार्बन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल एट sp2 hybridized carbon, so SN1 cannot take place because these carbocations are highly unstable। ठीक है, अब इसी तरह से आप आ जाओ एरिल हैलाइड पर। एरिल हैलाइड में भी सेम होता है। देखो ये इस तरह की रिजोनेटिंग कंडीशन डेवलप हो जाएगी, तो आपको पता है यहां देखो हैलोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की जगह कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। नंबर 1 तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसलिए कार्बोकैटायन नंबर 1 बनेगा नहीं, और अगर मान लो बन भी गया तो ये क्या बन गया? एरिल कैटायन बन गया। और एरिल कैटायन कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबिलिटी का वही सेम रीज़न है, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी लेकर के आएगा, इसलिए ये SN1 रिएक्शन शो नहीं करता है, चाहे विनाइलिक हैलाइड हो चाहे एरिल हैलाइड्स हो। तो यही लिखा है ड्यू टू अनस्टेबल कार्बोकैटायन दे डू नॉट अंडरगोज SN1 रिएक्शन, एरिल कैटायन इज टू अनस्टेबल टू फॉर्म as positive charge is unstable at sp2 hybridized carbon, so SN1 cannot take place because these carbocations are highly unstable।
तो बच्चों एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि एलाइलिक हैलाइड्स देते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड्स SN1 SN2 देते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स नहीं देते हैं, एरिल हैलाइड्स नहीं देते हैं। और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में कौन देता है कौन नहीं देता है। तो SN1 SN2 में जितना कुछ भी कंपटीशन में आता है, जितना कुछ भी आप एग्जामिनेशंस में देखते हो, लगभग हर एक एस्पेक्ट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। अब एक भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं और इन्हीं में सभी बच्चे गलती करते हैं। लगभग हर एक पार्ट को मैंने क्लियर कर दिया है, तो ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। अब बच्चों एक दो क्वेश्चंस हैं, करके देखते हैं। द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टर इन SN2 मैकेनिज्म। अब आप बताओ SN2 मैकेनिज्म में कौन SN2 मैकेनिज्म में फास्टर रिएक्शन शो करेगा। देखो ये विनाइलिक है, ये तो शो नहीं करेगा। ये एरिल हैलाइड है, ये शो नहीं करेगा। अब ये देखो ये एलिल क्लोराइड है और ये टर्सरी ब्यूटल है, ठीक है। तो आपको पता है SN2 रिएक्शन में जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं वो बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस। यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, इसलिए SN2 मैकेनिज्म से कौन शो करेगा, तो उसका आंसर होगा सी, ठीक है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। SN रिएक्शन में सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है। ये देखो टर्सरी एल्किल हैलाइड है, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये एलिल एल्किल हैलाइड है और ये विनाइलिक हैलाइड है। तो विनाइलिक हैलाइड तो SN रिएक्शन को देता ही नहीं है, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। यही वो है जो लीस्ट रिएक्टिव होगा SN रिएक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म से कौन देगा। आप देखो इथाइल क्लोराइड, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये एरिल हैलाइड है, ये तो शो करेगा ही नहीं। ये प्राइमरी है, ये भी शो नहीं करेगा। ये है आइसोप्रोपिल क्लोराइड और ये है बेंजिलिक या बेंजिल क्लोराइड। तो बच्चों ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड SN1 मैकेनिज्म देनी है। आइसोप्रोपिल क्लोराइड से ज़्यादा स्टेबल हमारा बेंजिल क्लोराइड होता है, तो इसका आंसर होगा डी। देखो इसको आंसर को आप डिटेल में यहाँ पर देख लो तो आपको खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो इसका डिटेल आंसर आपके पास मैं दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा खुद आइडिया लग जाए। ये देखो डिटेल इसका आंसर है, चेक कर लो। आ कार्बोकैटायन इज जनरेटेड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप of the SN1 mechanism and the rate of reaction depends on stability of carbocation। आपको पता है कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा SN1 रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। लिखा है द मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन द फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, उतनी ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। अब इथाइल क्लोराइड में प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, इससे तो एरिल कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये दोनों तो अनस्टेबल है। यहाँ ज़रूर आइसोप्रोपिल क्लोराइड में जो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। देखो ये रहता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। बेंजिल क्लोराइड जनरेट्स बेंजिल कार्बोकैटायन in the rate determining step which is more stable due to resonance than any other carbocations formed in alkyl halides given in the options. So it can undergoes nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism, thus the option D is the correct answer, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं SNI। पहले तो इसका पूरा नाम सीख लो। इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्शन में ही बनता है। देखो लिखा भी है, द न्यूक्लियोफाइल इज जनरेटेड विद इन द मॉलिक्यूल, इट इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना ही है, हम आपको केवल इतना बता दे रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है डार्जन रिएक्शन। देखो मैं आपको बता दूं अपने कहां पड़ी हुई है। देखो ये हमारे पास है ROH, इसकी रिएक्शन होती है SOCl2 से, थायोनिल क्लोराइड से। यहां क्या बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये देखो एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का यह मेथड है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, और ये एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें सारा एल्कोहल हेलो एल्केन में बदलता है और साथ ही साथ जो हेलो एल्केन मिलता है वो प्योर होता है, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होने की वजह से बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप याद रखना कि एल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलने के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है कि एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराओ, थायोनिल क्लोराइड से कराओ, तो हमको हेलो एल्केन जो मिलेगा वो प्योर मिलेगा और कोई भी इसमें बाई प्रोडक्ट्स नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसी में अगर हम एल्कोहल को इस तरह से ले कि ये जो OH ग्रुप है ये कायरल कार्बन से अटैच हो, तो जो SOCl2 का अटैक होगा ये अटैक इस तरह से होता है कि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन D है तो जो रिजल्ट मिलेगा उसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा D। अगर ये L है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा L। दैट मीन्स रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है, और अगर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन इस रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है तब इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, SNI रिएक्शन कहते हैं। वही चीज़ यहाँ दिखाई गई है। देखो ये एल्कोहल है जिसमें ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है। देखो एक तरफ बेंजीन रिंग लगी हुई है, एक तरफ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ H लगा हुआ है, एक तरफ OH लगा हुआ है। तो इस कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है। तो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। अगर इसकी रिएक्शन हम SOCl2 से कराते हैं, आपको पता है OH हट जाएगा, Cl आ जाएगा। यहाँ जो कंपाउंड बनता है इसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहता है, बदलता नहीं है, रिटेंशन रहता है। और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यदि देखने के लिए मिलता है तो ये रिएक्शन कहलाती है SNI रिएक्शन। और SNI रिएक्शन की खास बात है कि यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो विद इन द मॉलिक्यूल जनरेट होता है, और ऐसी रिएक्शन को हम SNI मैकेनिज्म कहते हैं। बच्चों डिटेल में हमें इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करना है, एक जो मेन पार्ट है वो आप याद कर डालिए। और यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन SNI मैकेनिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूछी जाती है। सिंस द बाई प्रोडक्ट आर गैसियस इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन्स। ये जो मेथड होता है ये हेलो एल्केन्स बनाने का बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो भी बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गैसियस स्टेट में होने की वजह से इजीली रिमूव हो जाते हैं और प्योर एल्किल हैलाइड्स हम लोगों को मिलता है। ये SNI मैकेनिज्म है। इस SNI मैकेनिज्म में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम SOCl2 की रिएक्शन कराएं और यहाँ अगर हम पायरिडीन का यूज़ कर लें, पायरिडीन जो कि बेस होता है, C5H5N इसका फॉर्मूला है, अगर हम पायरिडीन का यूज़ करते हुए ये रिएक्शन कराएं तो यहाँ रिटेंशन नहीं, यहाँ कंप्लीट इन्वर्जन देखने के लिए मिलेगा। तब हम उसको रिएक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। देखो लिखा है, इफ वी यूज अ बेस लाइक pyridine then we get complete inversion in configuration and it will follow SN2 मैकेनिज्म। ध्यान रखना, तब इसको हम SNI नहीं बोलेंगे, तब हम इसको क्या बोलेंगे, SN2 मैकेनिज्म से हो रही है। देखो ये अल्कोहल है, कायरल कार्बन है, SOCl2 की रिएक्शन करा रहे हैं पायरिडीन की प्रेजेंस में। ये पायरिडीन है तो आप देखोगे Cl आ जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, मतलब दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट की खास बात है कि अगर ये D होगा तो ये L हो जाएगा, ये L होगा तो ये D हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हम SN2 मैकेनिज्म कहेंगे। और SN2 मैकेनिज्म से ये इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। तो बच्चों आपने देखा ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, SNI से होती है। क्वेश्चंस करोगे आपको मिल जाएगा। अब एक जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो देखो SN1 रिएक्शन कैसी है, यूनिमोलिकुलर, SN2 रिएक्शन है बाईमोलिकुलर।
SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ये 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें सबसे फास्टर रिएक्शन 3 डिग्री एल्केलाइड देता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और यहाँ रिवर्ट हो जाता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इसमें मॉडरेट एंड वीक न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पहले हमें कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन करना होता है, तब जाकर के उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लें तो ये नो डाउट इसका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के रेट को बदलता नहीं है, बट इसमें कुछ साइड रिएक्शन ना होने लगे एलिमिनेशन टाइप की, इसलिए हम यहाँ पे वीक और मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें साइमल्टेनियस अटैक कराना होता है, इसलिए ऐसा हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं। यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हैलाइड आयन है उसको सॉल्वेट करेगा, उसमें एनर्जी निकलेगी, और वो जो एनर्जी होगी वो कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में ज़रूरत होती है, वो वहाँ कंज्यूम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, यहाँ पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल हमारा स्ट्रॉन्ग मेंटेन रहता है, स्ट्रॉन्गनेस उसकी मेंटेन रहती है, और पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। यहाँ रेसिमाइजेशन या कहें तो पार्शियल रेसिमाइजेशन देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन देखने के लिए मिलता है। ये SN1 और SN2 रिएक्शंस के मेन डिफरेंस हैं। इस तरह के डिफरेंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। आप सभी बच्चों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि ये एल्कीन है, इस पर हम एसिड की प्रेजेंस में वाटर का अगर हम रिएक्शन करा दें तो ये प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखता है, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। देखो, एथिलीन पर एसिड की प्रेजेंस में वाटर की रिएक्शन करा दें तो हमको एज ए प्रोडक्ट मिलता है इथेनॉल। ये एडिशन रिएक्शन है, इसमें देखो H2O जुड़ जा रहा है। अब अगर इसका उल्टा सोचें, इथेनॉल है, अगर इसमें से H2O बाहर निकाल दें, H2O निकल गया, तो इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और इससे क्या बन जाता है, एथिलीन। तो जब दो छोटे छोटे एटम्स या ग्रुप एक दूसरे से जुड़कर मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। लिखा है ऊपर वाली रिएक्शन का, दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। ऊपर वाली क्या है, एडिशन रिएक्शन। ऑन रिवर्सिंग दिस रिएक्शन वी गेट एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि एडिशन में जुड़ता है, एलिमिनेशन में निकलता है, तो एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में ही कुछ पॉइंट्स हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल फॉर्म अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। दो एटम या दो ग्रुप या दो सब्स्टिट्यूएंट एक मॉलिक्यूल बनाते हुए निकल जाते हैं सबस्ट्रेट से, तो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन हम उसको कहते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, इन जनरल एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का जो रिवर्स होता है उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंस दे इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ फ्रेगमेंट्स या एटम्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग अ मल्टीपल बॉन्ड एंड द एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स। ठीक है, ये चीज़ कर लेना आप, मतलब इसमें सिंपल सा बोल रहा है कि इसमें जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दैट मीन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं जब एलिमिनेशन होता है। और एलिमिनेशन दो तरह से होता है, दो तरह से नहीं होता तो और भी तरह से है। फिलहाल हमें दो एलिमिनेशन पढ़ने हैं, एक अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब ये अल्फा एलिमिनेशन क्या है, बीटा एलिमिनेशन क्या है, आइए हम अल्फा और बीटा एलिमिनेशन को देखते हैं। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन को हमने अभी हाल बताया कि दो पार्ट्स में हम इसको स्टडी करेंगे। एक है अल्फा एलिमिनेशन और दूसरा है बीटा एलिमिनेशन। बच्चों, अल्फा और बीटा को पहले समझ लो। जैसे 2 मिनट के लिए हम एक हेलो एल्किन लें, ये हमने एक हेलो एल्किन लिया, तो जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है उसे बोलते हैं अल्फा और उसके बगल को बोलते हैं बीटा। तो देखो, अगर एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच होने के बाद निकल जाए तो उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन,
और अगर एक ग्रुप अल्फा से निकले दूसरा ग्रुप बीटा से निकले तो उसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अगर एक ग्रुप अल्फा और दूसरा ग्रुप गामा से निकले तो इसको बोलते हैं गामा एलिमिनेशन, जो कि हमें नहीं पढ़ना है। हमें केवल दो ही एलिमिनेशन पढ़ना है, अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसा नहीं है कि हेलो एल्केन्स ही देते हैं, एल्कोहल्स भी एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। और एल्कोहल्स की एलिमिनेशन रिएक्शन हो या हेलो एल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शन हो, दोनों ही जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को, मतलब उन रिएक्शंस में हमें बेसिकली ज़्यादातर कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी होती है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। इसको हम E1, E2 और E1CB इसमें स्टडी करते हैं। मतलब जो जैसे SN1, SN2, SNI था, उसी तरह से जो बीटा एलिमिनेशन है उसमें हम E1, E2 और E1CB की स्टडी करेंगे कि बीटा एलिमिनेशन किस किस तरीके से होता है। बच्चों थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ बच्चों ने मुझसे मैसेज करके क्वेश्चंस पूछा था कि हम लोग जब 12th क्लास में पढ़ते हैं तो रिएक्शंस ज़्यादा देखते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस देख लेते हैं, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, बहुत सारी नेम रिएक्शन देख लेते हैं। वो भी आप लोगों को पढ़नी होगी, मगर वो तो आपने 12th क्लास में पढ़ी ही है। वो तो हम लोग एक फ्लो शीट उठा करके जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। बट जो मेन क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वो रिएक्शंस तो वही रहती हैं, बट उसमें मैकेनिज्म लगाते हुए क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं और वो क्वेश्चंस में आप लोग ट्रैप हो जाते हो, गलत कर देते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को वो नहीं पढ़ना है, हम लोग वो भी पढ़ेंगे, बट उनको हम लोग तब पढ़ेंगे जब हमारा अप्रोच सुधर जाएगा। रिएक्शंस को केवल रिएक्शंस के लिए ही नहीं पढ़ना है कि रिएक्टेंट याद कर लिया, प्रोडक्ट याद कर लिया और रिएक्शन याद कर ली, नेम रिएक्शन याद कर ली, वो भी ज़रूरी है, वो भी खूब पूछी जाती है। मगर उसमें जो हमारा मैकेनिज़्म वाला पार्ट है वो अगर जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपको अच्छी केमिस्ट्री नहीं बनेगी। तो हम लोग एलिमिनेशन को देख रहे हैं। आप बच्चों इसको देखो, वो तो आपका पढ़ा हुआ है, वो जल्दी रिकॉल हो जाएगा। अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखो इसमें अल्फा एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। अब अल्फा एलिमिनेशन को सीखने के लिए देखो, ये मान लो हमारा एक ग्रुप है जो कि हमको निकालना है। ये ग्रुप अपने करस्पॉन्डिंग दूसरे ग्रुप को अगर एक ही कार्बन से निकालता है, इसी कार्बन से ये भी निकला है और उसी कार्बन से दूसरा भी निकला है। देखो आप समझना, एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, दो एटम्स, दो सब्स्टिट्यूएंट, दो ग्रुप एक मॉलिक्यूल्स बना करके बाहर निकलते हैं। अकेला X नहीं निकलेगा, X के साथ कुछ और निकलेगा। वो जो कुछ और निकलेगा अगर वो सेम कार्बन से अटैच है तो उसको हम बोलते हैं कि अल्फा एलिमिनेशन हुआ है। और अल्फा एलिमिनेशन में जब दोनों एक ही कार्बन से रिमूव हो जाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। कार्बन की दो वैलेंसी तो रहेगी, मगर दो वैलेंसी हटने की वजह से यहाँ एक लोन पेयर जैसा डेवलप हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं कार्बीन। ध्यान से समझना बच्चों, अल्फा एलिमिनेशन से जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा होता है? कार्बीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कार्बीन जो है वो कब बनती है। कार्बीन भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो हम आपसे पूछते हैं कार्बीन रिएक्शन इंटरमीडिएट कब बनता है? तो आप बोलोगे जब अल्फा एलिमिनेशन होता है तब हमारा कार्बीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। तो लिखा है इन द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन बोथ द लिविंग ग्रुप्स आर ऑन सेम कार्बन। जो लिविंग ग्रुप है वो अगर सेम कार्बन से निकलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में तब हम उसको अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। कार्बीन इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। अब यहां फिलहाल प्रोडक्ट है, मगर जब हम आगे रिएक्शंस को स्टडी करेंगे तो कार्बीन थोड़े समय के लिए बनता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि कार्बीन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो फिलहाल यहां पर लिखा है कार्बीन इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट, लिखा है कार्बीन इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यहां पर याद रखिएगा, ऐसा लगता है जैसे कार्बीन पर लोन पेयर है, ऐसा लगता है जैसे कार्बीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। दैट मीन्स ये लगता है कि ये कार्बीन न्यूक्लियोफाइल है, बट एक्चुअली कार्बीन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बल्कि ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है। इसमें कार्बन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होता है। कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। बच्चों याद रखना, जो कार्बीन है उस कार्बीन में देखने से लगता है कि इसके पास तो लोन पेयर है, देखने से लगता है कि इसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है,
और हमें ऐसा लगता है कि इसको न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, मगर एक्चुअली में ये न्यूक्लियोफाइल तो होती ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल होती है। कोई पूछे क्यों होती है इलेक्ट्रोफाइल, तो उसका आंसर है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी होती है कि ये लोन पेयर को गेन करती है, लोन पेयर को लेती है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। वही लिखा हुआ है, कार्बिन इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज as there are only 6 electron present in the valence shell of carbon। अल्फा एलिमिनेशन को हम लोग 1-1 एलिमिनेशन भी कहते हैं। एक ही कार्बन से, एक नंबर कार्बन से X निकल रहा है और एक ही कार्बन से W भी निकल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, 1-1 एलिमिनेशन। और कार्बिन इज हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट विथ डाइवेलेंट कार्बन। कार्बिन अभी हमने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और बनती है। तो ये अल्फा एलिमिनेशन के बारे में कुछ बातें थी। अब अल्फा एलिमिनेशन का एक एग्जांपल देखो, हमारे पास है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो H निकलेगा, यहाँ कार्बेनाइन बनेगा, और कार्बेनाइन को थोड़ा सा ही गर्म करेंगे तो फिर Cl निकल जाएगा, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट हमको मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है। और बच्चों, आप पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब हम बेस के साथ कराते हैं तब इस तरह का रिएक्शन होता हुआ दिखता है, इस तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बिन बनता है। और ये जो रिएक्शन है ये राइमर-टीमन रिएक्शन में देखने के लिए मिलती है। तो याद रखना बच्चों, जो राइमर-टीमन रिएक्शन है, राइमर-टीमन रिएक्शन सब बच्चों ने पढ़ी होगी। इसमें हम क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म से या फिर एल्कोहलिक कार्बन टेट्राक्लोराइड से। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन एल्कोहलिक बेसिक एल्कलाइन मीडियम में, क्षारीय माध्यम में, प्रबल क्षारीय माध्यम में, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी, फिनॉल की, तो हमें सैलिसैल्डिहाइड मिलता है। और अगर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में हम इसकी रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं फिनॉल की, तो हमको मिलता है सैलिसिलिक एसिड। तो दोनों ही रिएक्शन में एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट हमको क्या मिलती है, कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों याद रखना कि जो कार्बीन है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, वो अल्फा एलिमिनेशन से बनती है। और किस रिएक्शन में देखने के लिए मिलती है, रिएक्शंस और में भी कार्बीन क्रिएट हो सकती है, बट जो रिएक्शन आपको याद करनी है, जो रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, वो याद रखना राइमर-टीमन अभी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें कार्बीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अल्फा एलिमिनेशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की। देखो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ग्रुप एक कार्बन से निकल रहा है, तो दूसरा ग्रुप उसके जस्ट बगल वाले एडजेसेंट कार्बन से निकल रहा है। इसको, जिस कार्बन पर मेन ग्रुप अटैच होता है उसको अल्फा कहते हैं, उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा दोनों से दो ग्रुप्स निकल रहे हैं, दो एटम्स निकल रहे हैं एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से हमें क्या मिलती है, एल्कीन बनती है। अब एल्कीन में बीटा एलिमिनेशन किस तरह से होता है, कभी सेडजेफ का रूल फॉलो होता है तो कभी सेडजेफ का रूल फॉलो नहीं होता है, हॉफमैन रूल फॉलो होता है, ऐसी कई सारी कंडीशंस होती हैं। बट फिलहाल ये रिएक्शन 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। आइए इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। लिखा है, व्हेन टू एटम्स ऑब्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एडजेसेंट एटम, that is alpha and beta position, to form a new multiple bond, it is known as beta elimination. It is also known as 1-2 elimination. The final product is alkene. इसमें alkenes का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है और ये फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें वही बीटा एलिमिनेशन है, उसको बना करके दिखा दिया हमने। ये जो देखो X है, ये हैलोजन अटैच टू अल्फा कार्बन है। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू
बीटा कार्बन है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन और हैलाइड निकलता है तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। लिखा है हियर द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हैलोजन टेक प्लेस फ्रॉम बीटा कार्बन एंड अल्फा कार्बन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इट occurs when the reagents is heated with an alcoholic solution of KOH। आपने देखो ये रिएक्शन पढ़ी भी होगी, देखो याद करो, CH3 CH2Cl, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम करते हैं किससे? एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH से। तो आपको अपन लोग को सेडजेफ के रूल से ये बनते हुए देखा है, ये रिएक्शन पड़ी हुई है। ये रिएक्शन वही एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन कौन सी है? ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, और एलिमिनेशन में इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इस रिएक्शन को बोला जाता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन इस रिएक्शन का नाम है, और आपने पढ़ा हुआ है, तो ये वही रिएक्शन है, ठीक है। यहां देखो बीटा एलिमिनेशन में बेसिकली होता क्या है? बीटा एलिमिनेशन में जो हमारा बेस होता है वो पहले हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा साइमल्टेनियसली हैलोजन ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, और एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है। अब बेसिकली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के जो होने का ढंग है वो या तो E1 तरीके से होता है, या E2 तरीके से होता है, या E1CB के तरीके से होता है। बट फिलहाल थोड़ा सा देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। इन मोनो हेलो एल्केन्स द हैलोजन एंड द हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर। जो हैलोजन है और जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर रहते हैं, मतलब अगल बगल में रहते हैं। द बेस एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन। जो बेस होता है वो पहले इस प्रोटॉन को निकालता है, H को निकालता है। एंड द नेगेटिवली चार्ज ऑन कार्बन एटम इज इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड आयन। और जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ नहीं पाता है, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से तुरंत हैलोजन ग्रुप निकल जाता है, और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है एज ए लीविंग ग्रुप। Thus the final product alkene formed in the side product is BH and X are also formed। तो बच्चों आपको जो लिखा हुआ है वो डायग्राम से दिख रहा है कि पहले बेस होता है, वो हाइड्रोजन निकालता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जैसे ही आता है, नेगेटिव चार्ज आने के कारण ही तुरंत हेलो ग्रुप हट जाता है, और फाइनल प्रोडक्ट में हमें एनाइन नहीं मिलेगा, ये मतलब कार्बन आयन नहीं मिलेगा, बल्कि एल्कीन मिलेगा, और बाई प्रोडक्ट के तौर पर BH और X माइनस मिलेगा। ये बीटा एलिमिनेशन में इस तरह से होता है। अब देखो बीटा एलिमिनेशन का एक एग्जाम्पल लिखा है, अभी हाल हमने बताया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में क्या होता है? देखो ये हमारे पास हेलो एल्केन है, इसको हमने एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया, तो क्या होगा? हैलोजन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और आपको क्या मिलेगा? एल्कीन KCl और H2O। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। अब जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है वो तीन तरह से होता है, E1, E2 और E1CB। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक छोटा सा अगर आप क्लू याद रखोगे तो आप फटाफट इन चीज़ों को सीख लोगे। देखो E1 के लिए तो पूरा का पूरा मान लो कि ये SN1 रिएक्शन जैसी है। SN1 रिएक्शन जैसी है का मतलब जैसे SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होती है ना, मतलब जब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो इट डिपेंड्स ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन्स या एल्केल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड करती है, बेस के कंसंट्रेशन या न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करती है। मतलब SN1 जो रिएक्शन आप पढ़ के आए हो बिल्कुल डिटो सेम रिएक्शन है E1 रिएक्शन, बस
Sn में सब्स्टिट्यूशन होता है और E1 में एलिमिनेशन होता है। वहाँ पर एक ग्रुप हटेगा, दूसरा ग्रुप आएगा, वहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं और यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल ऐसा लेते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह कम, बेस की तरह ज़्यादा बिहेव करे। मतलब अगर हम बेस का यूज़ करेंगे तो हम E1 रिएक्शन देख सकते हैं और E1 रिएक्शन बिल्कुल सेम रहती है SN1 रिएक्शन जैसी, और E2 रिएक्शन बिल्कुल सेम रहती है किस जैसी, SN2 रिएक्शन जैसी। बट थोड़ा सा अंतर है कि SN2 रिएक्शन में आपने क्या देखा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। बट E2 रिएक्शन में जो ऑर्डर रहता है वो रहता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। जिन्होंने SN1 SN2 ढंग से पढ़ा है वो तुरंत पकड़ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मान लो उनको क्लियर नहीं हो रही हैं बातें, तो वेट करो, अभी हम आगे की स्लाइड्स में यही सब बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए आप याद रखो कि E1 रिएक्शन पूरी की पूरी SN1 की कॉपी है, बस वहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, यहाँ एलिमिनेशन हो रहा है। और जो E2 रिएक्शन है वो 99% SN2 रिएक्शन की कॉपी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स, जो एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है, जो SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री थी, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी और हिंड्रेंस की वजह से मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट किस में बन रही थी, 1 डिग्री में, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री में। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती ज़रूर है, बट यहाँ जो रिएक्शन गवर्न होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से गवर्न होती है, इसलिए यहाँ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आता है। और E1CB रिएक्शन तब देखने के लिए मिलती है जब हमारा लीविंग ग्रुप पुअर हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बीटा कार्बन पर अटैच हो तो हमें E1CB रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। ये बेसिकली यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये E1 रिएक्शन ही है, बट इट प्रोसीड थ्रू कॉन्जुगेट बेस, या एलिमिनेशन रिएक्शन या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बाय कॉन्जुगेट बेस, ये इसका पूरा नाम होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को E1, E2 और E1CB के बारे में पढ़ना है। मैंने हल्की हल्की हिंट आपको दे दी है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग उसको देखते हैं फटाफट, खुद ही समझ में आ जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन है E1 रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अपन लोग देखो, ये हमारे पास हेलो एल्केन है, ये हमारे पास H2O जो कि एक पुअर बेस होता है, इसको हमने हीट किया। जब हम हीट करेंगे ये हमारी जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है, मतलब इसमें रिएक्शंस कंज्यूम होती है, इसलिए हीट कराने पर एलिमिनेशन रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। तो जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन पुअर बेस के साथ कराते हैं, गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें से हेलोजन निकल रहा है और उसके बगल से हाइड्रोजन निकल रहा है। दैट मीन्स डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है और हमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ये रिएक्शन E1 मैकेनिज्म से हो रही है, ठीक है। लिखा है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में, अब आप खुद से देखो, हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल है हेलो एल्केन का, एल्किल हैलाइड का, और दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा बेस का। तो जो E1 मैकेनिज्म है उसमें जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, मतलब जो रिएक्शन का रेट लिखेंगे, तो वो एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड करेगा, मगर बेस के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ये E1 रिएक्शन की खास बात होती है कि E1 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड करता है, बट बेस के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इसे हम E1 मैकेनिज्म कहते हैं या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो लिखा है, इन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्टली द लीविंग ग्रुप leave the substrate and then the proton abstract take place from form alkene. The general reaction of E1 elimination is given as follows. इसमें प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन से पहले पहले हेलोजन निकलता है, देन उसके बाद प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। Here the substrate undergoes slow heterolysis to form halide ion and then the carbocation is formed. In the next step, the proton
attached to the adjacent carbon to the carbocation is eliminated, given alkene as the final product. बच्चों छोटी सी चीज़ है, जैसे आप SN1 में देखते थे, SN1 में क्या होता था, SN1 में हेलो एल्केन या कहें तो एल्किल हैलाइड में जो कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड होता था उसका हेट्रोलिसिस होता था, और हेट्रोलिसिस से क्या बनता था, कार्बोकेटाइन, वो यहाँ भी बनेगा। अब जब कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब आएगा बेस, वहाँ आता था न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन हो जाता था, यहाँ आएगा बेस, और बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, और हाइड्रोजन के रिमूवल से हमें एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। तो एल्कीन्स फॉर्म होगी यहाँ पर, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, और उसके बाद हमें एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, और ये E1 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। देखो स्टेप 1 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, अभी हाल बताया कार्बोकेटाइन्स का फॉर्मेशन होता है। देखो ये हेलोजन निकलेगा और हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन का बनना है ये रिवर्सिबल होता है, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो केवल एक ही मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, इसलिए हम इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, और ये फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इसमें जो हैलाइड आयन बनेगा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से कह लो कि सॉल्वेटेड हो जाएगा, और जो इसको स्टेबिलिटी देगा, और जिस वजह से ये जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। खैर इन सब बातों के बारे में देखो लिखा है, इन द एल्किल हैलाइड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज देयर इन कार्बन हैलोजन bond, thus this bond undergoes slow heterolysis to form a carbocation and a halide ion। ये जो कार्बन और हैलाइड आयन होता है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड टूट जाता है और कार्बोकेटायन और हैलाइड आयन बनता है। द ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म इज ट्राइगोनल प्लेनर। आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। हियर I माइनस प्रोड्यूस्ड इज सॉल्वेटेड दैट इज सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट। I माइनस के चारों तरफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे स्टेबिलिटी मिलेगी। द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज स्लो। ये जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है ये स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है, एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और यही स्टेप कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ऑफ द रिएक्शन। आगे देखते हैं इसमें स्टेप 2 में क्या होता है। स्टेप 2 में क्या है, अटैक ऑफ बेस। ये जो बेस है ये अटैक करता है किससे, और H से। ये H को रिमूव कर लेगा और हमें क्या मिल जाएगी, आइसो ब्यूटाइलिन की हमें प्राप्ति हो जाएगी, आइसो ब्यूटाइलिन मिलेगी। और जो बेस है वो कहाँ से अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन से अटैक करेगा। लिखा है द बेस अटैक बेस अटैक्स द प्रोटॉन of the beta carbon of the carbocation. The elimination product obtained is 2-methyl-propanene. It is fast step। और ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट होता है। तो आपको केवल सिंपल सी बात है एलिमिनेशन रिएक्शन में याद रखनी है कि E1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप में रिएक्शन होनी है। पहले स्टेप में कार्बन हेलोजन के बॉन्ड का हेट्रोलिसिस होगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, और सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बना है उसकी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जब बेस की रिएक्शन इसमें होगी। पहला स्टेप स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और सेकंड स्टेप फास्ट होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। यहाँ पर हमारे E1 के बारे में आपने कुछ बातें सीखी। लिखा है E1 रिएक्शंस फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो होती है। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज बेसिकली द स्लोएस्ट स्टेप। हियर द फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप इज द फास्ट स्टेप। अभी यह बताया है। रेट ऑफ रिएक्शन जो देखा वो हमने क्या देखा कि एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड कर रहा है। बेस की पावर क्या है, 0। दैट मीन्स बेस की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। लिखा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द बेस। इसलिए इसको हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। यही जो फर्स्ट स्टेप है यही स्लोएस्ट स्टेप होता है। कार्बोकेटाइन का बनना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है।
तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज प्रोपोर्शनल टू Rx की पावर 1 बेस की पावर 0 है। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ इवन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। जितना स्मूथली कार्बोकैटायन बनेगा उतनी ही स्मूथली इवन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। मतलब इवन रिएक्शन कब होगी, कौन देगा, तो याद रखना जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी स्मूथली इवन रिएक्शन शो होगी। ये चीज यहां से देखने के लिए मिल रही है, देख सकते हो आप। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अगर हम बात करें तो हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल टर्सरी होता है। तो सबसे स्मूथ रिएक्शन इवन कौन देगा, टर्सरी। टर्सरी के बाद सेकेंडरी और सेकेंडरी के बाद प्राइमरी देगा। लिखा है एज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, जितना स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की होगी उतनी ही स्मूथ रिएक्शन इवन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट, अब आप बताओ, क्वेश्चन है ये, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द फास्टेस्ट इवन रिएक्शन। कौन सी फास्टेस्ट इवन रिएक्शन देगा, तो आप बताओ। ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये सेकेंडरी बनेगा, यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा, यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो टर्सरी बनेगा, और यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा। तो आप बताओ सबसे स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन है, सी वाला। तो सबसे स्मूथ रिएक्शन इवन रिएक्शन कौन देगा, जो टर्सरी कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इवन रिएक्शन पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवन रिएक्शन। तो सबसे पहला तो है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, जिसको हमने अभी भी थोड़ा थोड़ा सीखा है। दूसरा है नेचर ऑफ द बेस, तीसरा है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, और चौथा है लीविंग ग्रुप एबिलिटी। ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पर इवन रिएक्शन हमारी डिपेंड करती है। इनमें से चारों फैक्टर्स को एक एक करके फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड जब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वो उतनी फास्ट इवन रिएक्शन को शो करेगा। जैसे ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाते हैं, लेस स्टेबल होता है। ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाते हैं, ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सेकेंडरी एल्किल हैलाइड फास्टर रिएक्शन शो करेगा इवन में। और सेकेंडरी से भी ज़्यादा फास्टर इवन रिएक्शन कौन शो करेगा, टर्सरी, क्योंकि वहाँ टर्सरी कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता है। लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इवन। तो इवन रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट कौन देगा, टर्सरी, फिर कौन देगा, सेकेंडरी, और सबसे स्लो कौन देगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से डिसाइड होता है। अब देखते हैं नेचर ऑफ बेस। बच्चों ध्यान रखना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली बेस पर तो डिपेंड ही नहीं करता। बेस चाहे जैसा लो, बेस के कॉन्सेंट्रेशन पर तो इवन रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती है, मगर तब भी हमें बेस को कैसा लेना चाहिए, वीक लेना चाहिए या मॉडरेट लेना चाहिए। हमें बेस वीक या मॉडरेट लेना चाहिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम बेस को स्ट्रॉन्ग लेंगे तो वहाँ साइड रिएक्शंस देखने के लिए मिल सकती हैं। मींस साइड रिएक्शन देखने का मतलब है सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शंस जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। इसलिए हम बेस को कैसा लेते हैं, वीक और मॉडरेट टाइप का लेते हैं, जिससे साइड रिएक्शंस ना हो पाए। लिखा है सिंस द बेस इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेस तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व ही नहीं होता है। इट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवन रिएक्शन। ये इवन रिएक्शन के रेट पर भी इम्पैक्ट नहीं डालता है। हाउएवर, फिर भी अ स्ट्रॉन्ग बेस में लीड टू साइड रिएक्शन। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तो वो साइड रिएक्शन को शो करेगा। दैट्स वाई सो वीक एंड मॉडरेट बेस आर प्रेफर्ड। इसलिए हम वीक और मॉडरेट बेस को लेते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो यही है, एक तो है H2O और दूसरा है अल्कोहल। ये वीक बेस हैं और इनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमें इवन रिएक्शन देखने के लिए मिलने लगती है। ठीक है, ये बेस की बात हो गई। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो बच्चों देखो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन में आप बताओ कौन सा सॉल्वेंट लेते थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पर भी कैसे लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारा वाटर था, अल्कोहल था, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव भी करते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से होता क्या है, जो हैलाइड आयन निकलते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। जो हैलाइड आयन निकलते हैं वो हैलाइड आयन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के द्वारा सॉल्वेशन
उसमें हो जाता है और सॉल्वेशन होने से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक होने लगता है। मतलब कार्बोकैटायंस का बनना आसान हो जाता है अगर हम पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो बेस है उस बेस की स्ट्रॉन्गनेस को भी घटाता है कौन, हमारा जो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो है वो बेस को चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, सॉल्वेट कर लेते हैं, हाइड्रेटेड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बेस की जो बेसिसिटी है, बेस की जो स्ट्रेंथ है वो घट जाती है। बेस हमारा थोड़ा सा वीक हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन बन जाती है, और जो हमारा हैलाइड आयन है उसके सॉल्वेशन से बहुत सारी सॉल्वेशन एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी कार्बन हेलोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हेल्प करती है। दैट मीन्स कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आसान हो जाता है। इसलिए हमें कैसा सॉल्वेंट यूज़ करना चाहिए, हमें पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का यूज़ करना चाहिए। तो लिखा है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट solvates the halide ion formed due to CX bond breaking. It solvates the base too. Therefore, polar protect solvents favors the even reaction. इसलिए polar protect solvent जो है वो हमारी even reaction को फेवर करता है। लीविंग ग्रुप में आपको पता ही है कि लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, बेटर लीविंग ग्रुप होना चाहिए। और बेटर लीविंग ग्रुप के बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि बेस्ट लीविंग ग्रुप हैलाइड्स में कौन सा होता है, आयोडाइड, और पुअर लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, फ्लोराइड। तो जो बेटर लीविंग ग्रुप होगा वो पुअर बेस होगा। अगर पुअर बेस है तो वो बेटर लीविंग ग्रुप होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो पुअर लीविंग ग्रुप होगा। ये सब बातें हम आपको SN1 में बता चुके हैं, ये सब वही लिखा हुआ है। आप बच्चों याद रखना कि सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, I-, पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा है, F-। कोई पूछे कैसे डिसाइड करते हैं तो आप बोलोगे जितना पुअर बेस होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा दैट इज I- वो पुअर कॉन्जुगेट बेस होगा, इसलिए बेटर लिविंग ग्रुप होगा। HF पुअर एसिड होता है, इसलिए उसका जो कॉन्जुगेट बेस है F- वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो आप ऐसा समझो कि अगर बेसिक कैरेक्टर उसमें कम है, मतलब कॉन्जुगेट बेस अगर वीक है तो वो जो गुड लिविंग ग्रुप होगा, और अगर उसका ऑपोजिट है तो वीक लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो ये सब बातें लिखी हुई हैं, आप पहले पढ़ चुके इसके बारे में, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप में पता है आपको एल्किल आयोडाइड SN1 रिएक्शन को भी शो करता था, यहाँ E1 रिएक्शन को भी शो करेगा, और सबसे स्लो रिएक्शन कौन देगा, RF देगा। इस तरह से आप लिविंग ग्रुप के बेस पर भी रिएक्शंस को बता सकते हो कि कहाँ फेवरेबल कंडीशन होगी, कहाँ नहीं होगी। अब एलिमिनेशन हमने आपको बताया, ज़रूरी नहीं है कि हेलो एल्केन्स में एलिमिनेशन देखने के लिए मिले, एल्कोहल में भी एलिमिनेशन देखने के लिए मिल सकता है। अगर हेलो एल्केन्स में एलिमिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, और जब हम एल्कोहल्स में एलिमिनेशन कराते हैं तो हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसमें एल्कोहल्स का जब हम डिहाइड्रेशन कराते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि एल्कोहल जो है वो प्रोटॉन को गेन करता है, तो उसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। इसके स्टेप्स का नाम है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। हम आगे स्लाइड्स में इसको क्लियर कर रहे हैं। पहले एल्कोहल जो होता है, जैसे यहां समझो ये हमारे पास एल्कोहल है, इस पर प्रोटॉन का अटैक होगा इस तरह से, और हमें क्या मिलेगा, ROH2+, इस तरह से बनेगा। तो पहले एल्कोहल्स का क्या होता है, प्रोटोनेशन, फिर प्रोटोनेशन के बाद जो H2O है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, H2O निकल जाता है, और H2O के निकलने के बाद बनता है R+, कार्बोकैटायन बनता है। तो लिखा है लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, H2O निकल जाता है, कार्बोकैटायन बनता है, और फिर ये जो कार्बोकैटायन बन गया उसके बाद तीसरे स्टेप में इसमें से H भी निकलता है, और हमें क्या मिल जाता है, एल्कीन। क्या बन जाता है, एल्कीन। तो तीसरा है H निकलना, इसको बोलते हैं डी प्रोटोनेशन। H का जुड़ना प्रोटोनेशन, H का निकलना डी प्रोटोनेशन। तो पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर H2O निकलता है, फिर डी प्रोटोनेशन होता है, और एट लास्ट हमको क्या मिल जाती है, एल्कीन। ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, और ये भी E1 और E2 टाइप से प्रोसीड होती है। कैसे, आइए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एल्कोहल है, इस एल्कोहल पर हमने एसिड की रिएक्शन कराई, प्रोटोनेशन कराया, तो देखो ये OH था, अब प्रोटोनेशन होने के बाद OH2+ बन गया,
ठीक है। तो H का जोड़ना, ये प्रोटोनेशन हो गया, और प्रोटोनेशन के बाद ये रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट। अब प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है, ये H2O रिमूव हो गया, क्या बन गया, कार्बोकैटायन। यही स्टेप स्लो होता है, कार्बोकैटायंस का स्टेप स्लो होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और फिर उसके बाद जो हमारा कार्बोकैटायन बन गया, अब इस कार्बोकैटायन के बाद ये जो कार्बोकैटायन बन गया, ये या तो यहाँ से H रिमूवल करेगा तो ये एल्कीन बनेगा, या फिर हमारा H यहाँ से रिमूव होगा तो ये वाला एल्कीन बनेगा। मतलब ये और ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, मगर सेडजेफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ए बनेगा, प्रोडक्ट बी कम बनेगा, प्रोडक्ट बी कम बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा इत्मीनान से देखते हैं। मैंने जल्दी जल्दी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स को बड़े इत्मीनान से समझते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो, मैं आपको जो 12th क्लास में आपने सीखा हुआ है उसको बता दें। ये हमारे पास है एल्कोहल। इस एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम ऑलमोस्ट इसे 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो OH यहाँ से निकलता है, H यहाँ से निकलता है, और फाइनली आपको क्या मिल जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। याद आ रही है रिएक्शन, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। याद होगा, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। वही रिएक्शन है। अब हमने एथिल एल्कोहल नहीं लिया है, बल्कि एक थोड़ा अलग तरह का एल्कोहल ले लिया है, जिसमें हम थोड़ा सा और भी चीज़ें आपको सिखा पाएँ। आपको पता है कि ये तो H यहाँ से निकलना ही निकलना है, यहाँ सेडजेफ का रूल हम समझा नहीं पाएंगे। सेडजेफ का रूल अगर आपको समझना ही है तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन ले लें, CH3 CH2 CHOH एंड CH3, ये हमारे पास है, और अगर हम इसको गर्म कर दें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर ले लें 170 डिग्री, तो आप कहोगे OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसका नाम है ब्यूटुइन, और ये स्टेबल होती है क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। ब्यूटवनीन नहीं बनेगा, या बनेगा तो कम मात्रा में बनेगा। ब्यूटवनीन माइनर प्रोडक्ट होगा, ब्यूटुइन मेजर प्रोडक्ट होगा। ये आपने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, प्रोटोनेशन। अगर हमने इस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया तो पहले हम क्या करते हैं, प्रोटोनेशन। जो H2SO4 से H आता है वो इसको OH से जोड़ते हैं, और OH H प्लस को गेन करके क्या बनाता है, OH2 प्लस बनाता है। वही चीज़ है, देखो ये एल्कोहल है और ये H प्लस का अटैक हो रहा है। H प्लस को हम H3O प्लस के अटैक से दिखाते हैं, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ प्रोटोनेशन हो रहा है। लिखा हुआ है ROH, H2O इज अ गुड लीविंग ग्रुप। देखो ROH जो है एल्कोहल है, एल्कोहल में OH को हटाना है, OH की तुलना में H2O बेटर लिविंग ग्रुप होता है। लिखा है इन ROH एल्कोहल में H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप कंपेयर टू OH माइनस। OH की तुलना में H2O फटाफट निकलता है। दस इन एसिडिक मीडियम द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ROH अटैक्स द प्रोटॉन दैट इज H प्लस टू गिव एन ऑक्सोनियम आयन दैट इज OH2 प्लस विच इज गुड लिविंग ग्रुप। तो जो OH ग्रुप है वो एसिड से अटैक करके क्या बनाता है, ऑक्सोनियम आयन, और ये जो ऑक्सोनियम आयन है ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है। लिखा है हियर लिविंग ग्रुप H2O गिव्स अ टर्सरी कार्बोकैटायन, ये रिमूव हो जाता है और हमको मिलता है टर्सरी कार्बोकैटायन। इट इज अ स्लो एंड रिवर्सिबल स्टेप, और यही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप नंबर 2 है जिसमें हम लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप को दिखा रहे हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन। अब लिखा है डीप्रोटोनेशन कैसे, हियर अ प्रोटॉन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन ऑफ द कार्बोकैटायन इज एलिमिनेटेड बाय ए बेस गिविंग राइज टू एल्कीन। अब जो डीप्रोटोनेशन होगा उसमें बगल वाले कार्बन से H निकलेगा और एल्कीन बनेगा। हियर 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन और मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो ये
हमारा कार्बोकेटाइन था, अगर ये बन गया तो बनेगा मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, और अगर यहाँ से H निकल गया तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ बना दो या यहाँ बना दो, इसको बोलते हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दो प्रोडक्ट बन सकते हैं भाई। कार्बोकेटाइन बगल वाले कार्बन से H निकालेगा तो बगल में तो ये भी है, बगल में तो ये भी है, या कहें तो बगल में ये भी है। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो सेम है, चाहे जहाँ से निकाल दो। मगर इस वाले में और इस वाले में दो तरह की पॉसिबिलिटी है, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। ऐसी बात यहाँ बोली जा रही है पॉइंट नंबर 3 में। हियर टू प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन एंड मिथाइलिन साइक्लोहेक्सीन। सी पॉइंट में बोल रहा है ए इज द मेजर प्रोडक्ट विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन और सेटजेफ प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? सेटजेफ प्रोडक्ट। तो आप याद रखना बच्चों, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा मात्रा में बनेगा, क्योंकि यहां देखो एल्कीन जो है उसमें सब्सटीट्यूशन 1 बार, 2 बार और 3 बार, हाईली सब्सटीट्यूशन है। यहां पर एल्कीन तो है मगर इसमें सब्सटीट्यूशन 2 ही बार है, 1 बार और ये 2 बार। तो जितनी ज़्यादा एल्कीन पर सब्सटीट्यूशन होगा, हमने एल्कीन्स में सिखाया था कि कौन सा एल्कीन स्टेबल है, कौन सी एल्कीन लेस स्टेबल है। तो ये वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ जो हम बात करते हैं, सेटजेफ जो बात करता है कि हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स बनेगी। ए इज द मेजर प्रोडक्ट विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स और सेटजेफ प्रोडक्ट इट्स परसेंटेज इज हाई। बी जो है वो माइनर प्रोडक्ट है विच इज लेस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, और इसी को हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। बच्चों याद रखना, नॉर्मल कंडीशंस में सेटजेफ रूल लगता है, हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स बनती है, बट कुछ स्पेशल केस में हॉफमैन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों आना चाहिए, बनते दोनों हैं, बट नॉर्मल कंडीशंस में सेटजेफ रूल से जो एल्कीन बनती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, और आपको पता है कि ये वाली जो एल्कीन है वो ज़्यादा बनेगी एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, ये एल्कोहल है, H+ का अटैक कराया, प्रोटोनेशन से ऑक्सोनियम आयन बन गया, H2O निकल गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन के बाद कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन के बाद जो H निकलेगा वो यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ से निकला तो ब्यूट-2-इन बनेगा, और यहाँ से निकलता तो हमारा क्या बनता? ब्यूट-1-इन। तो ब्यूट-2-इन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ब्यूट-2-इन में यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब ब्यूट-2-इन में दो तरह के आइसोमर्स बन सकते हैं, सिस और ट्रांस। तो आपको बच्चों याद होना चाहिए, ट्रांस आइसोमर्स मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिस। तो यहाँ पर ट्रांस आइसोमर्स बनेगा, सिस नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से कार्बोकेटाइन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो कार्बोकेटाइन है वो अगर ये वाला H निकालेगा तो क्या बनेगा? ब्यूट-1-इन, माइनर प्रोडक्ट, लेस स्टेबल है। ये बन गया ब्यूट-2-इन, कोई भी H निकालो क्या बन जाएगा? ब्यूट-2-इन, ये मेजर प्रोडक्ट है। अब जो ब्यूट-2-इन है वो दो तरह का होता है, सिस और ट्रांस। तो जो ट्रांस है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ट्रांस ब्यूट-2-इन जो है वो मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, देख लेना आप उसे। अब बच्चों इसमें बताओ, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स बाई ईवन मैकेनिज्म इन द इथेनॉल मोस्ट रेडिली। ईवन मैकेनिज्म कौन शो करेगा? तो आप खुद से देखो, ये हमारा टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है वो ईवन मैकेनिज्म शो करता है, दैट इज आंसर इज सी। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, विच बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एटम इन द थर्ड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ईवन एलिमिनेशन। देखो, ईवन के फर्स्ट पार्ट में क्या होता है? हैलोजन निकलता है, कार्बोकेटाइन बनता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? जो बेस होता है वो हाइड्रोजन को रिमूव करता है, और थर्ड स्टेप में डबल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड को बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो थर्ड स्टेप में होता हुआ दिखेगा जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तब। यहाँ देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लें। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना। 2-ब्रोमोपेंटेन से पेंटुइन, 1 2 पेंटुइन। तो Br यहाँ से निकलेगा, H उसके बगल से निकलेगा। यहाँ 3 H हैं, यहाँ 2 H हैं।
ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो आप बताओ, ये रिएक्शन में एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी हो रहा है, और ये सेडजेफ के रूल भी हो रहा है, तो फॉलो सेडजेफ रूल। तो इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो ए बी सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये बीटा एलिमिनेशन भी है, ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी है, और ये सेडजेफ रूल्स को फॉलो भी कर रही है, तो इसमें ए बी सी तीनों आंसर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। इस तरह से ये किया जाएगा। तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी कि इवन रिएक्शन को हम लोग कैसे करते हैं। तो आप लोग इवन रिएक्शंस को पढ़िएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम E2 रिएक्शन और इवन CV रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम इसके आगे के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।